हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आईपीसी की। आज हम जो बात करने वाले हैं आईपीसी की, वो हम बात करेंगे एक हिस्ट्री की। इंट्रोडक्शन में आपको आज बताऊंगा आईपीसी के बारे में। बहुत ही मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, हो सकता है कि मैं पार्ट्स में भी बनाऊं इसे। आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आईपीसी के लिए हम बात करते हैं कि आईपीसी होती क्या है, आईपीसी का मतलब क्या है, क्यों होती है आईपीसी। आईपीसी होती है किसी को पनिशमेंट देने के लिए। पनिशमेंट किसी को क्यों दी जाती है? क्यों? क्योंकि अगर कोई क्राइम करता है तो उसे पनिशमेंट देनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री के लिए जो हमारी आईपीसी थी, आईपीसी को हम एक बार साइड में रखते हैं। हम पहले पनिशमेंट को समझते हैं। पहले जो लॉ था हमारा, सारा का सारा मैनकाइंड पर था। एवरी लॉ वाज ऑन द मैनकाइंड ओनली। और उस टाइम पर सिर्फ एक ही लॉ होता था, माइट का। जो लोगों के अपना माइट मानते थे उसी का लॉ होता था। फिर उसके बाद चेंज इन द सोसाइटी के साथ साथ सोसाइटी में रेगुलरली चेंज आया। चेंज आने से लोगों में उसकी लॉ की जरूरत पड़ने लगी। फिर उसका रीजन क्या था सोशल चेंज आने का? सोशल चेंज में वो जिसकी बात मानते थे वो कौन होता था? वो एक सॉवरेन होता था। सॉवरेन कौन होता था? जिसे सारे लोग फॉलो करते थे। फॉलो क्यों करते थे? क्योंकि वो उसे मानते थे, और अगर वो उसे फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें उस चीज के लिए पनिशमेंट दी जाती थी। फिर अगर मैं इसमें आपको एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करूं, एंशियंट सिविलाइजेशन में हमारी तीन बातें थी। रोमन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, और एक बेजेंटाइन की भी मैं अगर आपसे बात करूं, तो इस टाइम में क्या हुआ कि ये क्यों चले, ये सिविलाइजेशन क्यों चली सारी? सोशल सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, और ये हमारा बेजेंटाइन्स, ये हमारा क्यों चला? क्योंकि इन सब में एक सोशल ऑर्डर था। सोशल ऑर्डर का मतलब कि उस टाइम पे एक सॉवरेन था, उसी के अपने लॉ थे, उसको लोग फॉलो करते थे, और वो सबके लिए था। फिर ऑस्टिन एक बात बोलता है। ऑस्टिन जो था वो एक सॉवरेन था, और वैदिक टाइम में राजन होते थे, और रोमन एम्पावरमेंट में रोमन एम्परर्स होते थे। तो कहने का मतलब, जो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, इस बात का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री रही है, उस टाइम पर किसी न किसी का रूल रहता था। वो रूल कौन रखता था? जो कि सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, जिसकी रूलिंग पावर होती थी, जिसको लोग मानते थे बेसिकली। तो फिर अगर मैं आपसे इसमें अगर फर्दर बात करूं एक स्टेप की, हमारा जो लॉ है, जो हमारा लॉ है, वो बात करता है स्टेट एंड डेमोक्रेसी की। स्टेट एंड डेमोक्रेसी से मतलब कि हमारा जो लॉ है वो बोलता है वी द पीपल। जी हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो अदर एक्ट्स भी हैं, वो हमें बोलते हैं वी द पीपल। जो वी द पीपल है, वी आर द सॉवरेन। इसमें हम सॉवरेन हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सॉवरेन का वर्क क्या होता था, कौन होता था सॉवरेन, क्या काम करता था? तो सॉवरेन का जो वर्क होता था, इट वाज टू सेट एन एक्ट एंड ओमिशन विच यू विल नॉट डू। मैंने यहां पे दो वर्ड यूज किए हैं, एक्ट एंड ओमिशन विच यू विल नॉट डू। और अगर आप उसको करते हो फिर आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलती है। और ये जो सारी बातें हैं, इससे बनता है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट फॉलो करता है, और इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है पीनल कोड। जो ये सारा मैंने आपको बताया, इसे एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है पीनल कोड। और इस पीनल कोड के आगे जो कंट्री, जो स्टेट इसके फॉलो करती है, उसका आगे नाम लग जाता है। जैसे कि हमारा है इंडियन पीनल कोड, बांग्लादेश पीनल कोड, श्रीलंका पीनल कोड। तो ये थी हमारी पीनल कोड के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री।
बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। आप इसको नोट कीजिएगा, मेरी बात को एक ईयरफोन लगाकर पेपर पेन लेकर बैठिएगा, ऐसे ही मत सुनिएगा। इसे आप नोट करिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आपको हर एक बात, हर एक वर्ड जो मैंने बताया है वो आपको क्लियर होगा। फिर आपसे मैं अगर बात करता हूं कि 3 वर्ड्स हैं, क्राइम, मोरालिटी एंड ऑफेंस। इन 3 वर्ड्स का मतलब क्या है? ये जो 3 वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे मोरालिटी की। जो मोरालिटी है ये हमारी एक एंशियंट टाइम से चलती आ रही है। मोरालिटी से मतलब कि हम जो वी द पीपल हैं, हमें स्टार्टिंग में एक रूल के द्वारा बांधा जाया जाता था कि जो कि नाम था मोरालिटी का। मोरालिटी हमारे लिए क्या थी? हमारा कल्चर, हमारा रूल, हमारा सिस्टम, वो हमारे लिए एक मोरालिटी था। और उसी के अंदर हमारे अंदर बाउंडेशंस थी। अगर हम उन बाउंडेशंस को फॉलो नहीं करते थे तो उसके लिए हमें पनिशमेंट दी जाती थी। तो अगर मोरालिटी का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो आपके घर आता है, आपसे कुछ मांगता है, वो भूखा है काफी टाइम से, और आप उसे बोलते हैं कि मैं तुझे खाने के लिए नहीं देता, या फिर आप गेट ही नहीं खोलते हैं, वो चला जाता है और बाय चांस उस आदमी की आपके खाना ना देने की वजह से डेथ हो जाती है, तो क्या आप इसके लिए आपने कोई क्राइम किया है? नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि हमारे लॉ में कहीं पे भी ये चीज डिफाइन नहीं है कि अगर कोई भूखा है आप उसे खाना देंगे। लेकिन इन द आइज ऑफ द मोरालिटी इट इज अ क्राइम। इंसानियत के नाते वो एक समाज के लिए गलत बात हो जाती है। तो वहां पे हमारी बात आती है मोरालिटी की, और वहां से हमारा वर्ड जनरेट होता है क्राइम का। तो क्राइम क्या है? क्राइम वो है जो कोई आप एक्ट करते हैं और जो कि हमारे लॉ के अंदर फॉरबिडन है या ओमिटेड है कि आप वो कर नहीं सकते, तो वो एक क्राइम बनता है। और उस क्राइम की जो पनिशमेंट मिलती है उसे हम ऑफेंस बोलते हैं। तो ऑफेंस क्या है? ध्यान से सुनिएगा, तीनों वर्ड के मतलब जो है मैं आपको एक स्टोरी में समझा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं आज का ये। ध्यान से सुनिएगा। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस वो होता है जब कोई क्राइम हमारे लॉ के अंदर फॉरबिडन हो और जिसके लिए पनिशमेंट हो, तो वो जो पनिशमेंट दी जाती है वो बन जाता है ऑफेंस। तो ये मैंने आपको बता दिया तीनों वर्ड का एक डिफरेंट और क्लियर मीनिंग, बहुत ही डिटेल्ड। तो सभी के सभी क्राइम हमारे जो हैं वो पनिशेबल नहीं होते, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो हमारा स्टैट्यूटरी लॉ है, ना कि मोरालिटी का लॉ। तो जो हमारा ये लॉ है ये हमारा डिफाइंड कहां है? ये कि जो क्राइम में नॉट बी पनिशेबल बाय द लॉ, क्योंकि वो एक मोरालिटी पर नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बेस पर है। ये हमारा डिफाइंड है जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 33 में, और हमारा सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज एन में। वहां पर हमारा जो है ये डिफाइंड है कि ऑफेंस इज एन एक्ट और ओमिशन। जो ऑफेंस है वो एक एक्ट या एक ओमिशन है। फिर हमारी बात आती है एक, फिर सॉवरेन हमारी एक बात बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। वो क्या है कि अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय सॉवरेन और इट्स सबऑर्डिनेट इज अ क्राइम। क्या मतलब इस बात से? कि जो भी एक सॉवरेन है और उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो वो एक क्राइम होता है। तो एक एग्जांपल से मैं बताऊं आपको कि जैसे हम एक पत्थर को एक पौंड में फेंकते हैं, तो जब वो पौंड में हम फेंकते हैं तो उससे कुछ रिंग्स निकलती हैं। तो वो रिंग्स निकलना क्या होता है? कहने का मतलब कि जो क्राइम है वो एक पौंड के पार्ट पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो कंप्लीट पौंड में इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने जब वो पत्थर फेंका पौंड में, पानी में, तो उसमें जो रिंग्स बनी वो पानी सारी एक सोसाइटी थी, और वो जो स्टोन था वो एक क्राइम था। क्लियर है आपको मेरी बात? ये ध्यान से समझिएगा।
और वो जो रिंग है उसको ये इस एग्जाम्पल में समझाने से मतलब है कि वो जो क्राइम है वो सिर्फ पानी के उसी पार्ट को इफेक्ट नहीं करता, वो पूरे के पूरे पोंड को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो हमारा क्राइम है वो एक बड़े लेवल स्टेट का क्राइम बनता है। यहां से कि जो हमारा क्राइम होता है जब भी, वो एक स्टेट का डिस्प्यूट इसीलिए बनता है क्योंकि उसकी रिंग्स बनती हैं। सिविल में तो ऐसा नहीं होता। सिविल में तो हमारे जो पर्सनल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं, फिर वहां से हमारी पर्सनल सिविलाइजेशन आती है, वो एक अलग मैटर आ जाता है। लेकिन क्राइम में जब भी कोई क्राइम होता है वो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करता है, उसके लिए हमारा जो है क्रिमिनल लॉ गिवन है। फिर उसके बाद हमारा एक केस है रमेश कुमार वर्सेस राम कुमार। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिएगा इस केस को भी। इस केस में क्या हुआ कि एक मर्डर हुआ, पंजाब का केस है ये। तो क्रिमिनल लॉ जो है, चलो इससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि जो हमारा क्राइम है, क्रिमिनल लॉ है, इसके अंदर आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। आपने कभी भी देखा होगा जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। बकायदा जो हमारा सीआरपीसी है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जो कंपाउंडेबल होते हैं, लेकिन बिसाइड्स ऑफ दैट, लेकिन कुछ मेजर ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आप कंपाउंडेबल उसको कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते उन्हें आप? क्योंकि वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। स्टेट है तो क्या हो गया? स्टेट के क्यों नहीं हो सकते कंपाउंडेबल? क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट करते हैं। बहुत सारी सोसाइटी है जिसे वो मेंटल इफेक्ट करता है, और स्टेट के अंदर जो भी हमारा ऑफेंस होता है उसके लिए आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं आता। बकायदा इसका वैसा वर्षे अगर सिविलाइजेशन में बात करूं मैं, सिविल में आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1-1 रुपए आपसे लिए जाते हैं, और क्रिमिनल में सिर्फ आपको विटनेस बनना होता है, आपको एफआईआर लिखवानी होती है, बाकी सारा काम स्टेट करती है। एफआईआर लिखना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना, कोर्ट में जो किसी को बुलाना, पेश करवाना, उसके बाद सबूत इकट्ठे करना, पनिशमेंट देना, जेल में रखना, आपका केस लड़ना, सारा कुछ स्टेट करती है। आपसे उसके लिए स्टेट 1 रुपए नहीं लगती, 1 रुपए भी। यहां तक कि पेपर भी आपसे नहीं मंगवाया जाता, पेपर भी सरकारी होता है। तो फिर अगर इतना स्टेट करती है तो आप उसको बाद में वापस कैसे ले सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि चलो मैंने इसे माफ किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए एक हमारा एक केस हुआ था ऐसे ही, रमेश कुमार वर्सेस राम कुमार का, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। इस केस में बेसिकली क्या था, एक मर्डर हुआ। फिर जिस बंदे ने मर्डर किया था, जिस पर्सन ने मर्डर किया था, वो पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता है, दूसरे की फैमिली को बोलता है, एक्यूज्ड जो है, कि आप मेरी जो लैंड ले लीजिए, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं और ये केस को आप खत्म कर दीजिए। ये बात हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने इसे अपहेल्ड कर दिया, हाई कोर्ट ने इसे मान लिया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने ये बात मान ली। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, फिर ये बात गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो था वो शॉक था इस बात को देखकर कि ये कैसे कर दिया हाई कोर्ट ने, कि आप जो है एक लॉ को कैसे छोड़ सकते हैं? क्रिमिनल लॉ ही जब इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जहां पर वो फॉरबिडन हो ही नहीं, ये कंपाउंडेबल है ही नहीं, तो आपने कर कैसे दिया? तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि आप ऐसे केसेस को जो है कंबाइन जो है अपहेल्ड नहीं कर सकते हो, और आप इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको ये चलाना ही होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है हमारी आईपीसी की हिस्ट्री की। हिस्ट्री से हमारा क्या मतलब है? इंडियन हिस्ट्री में आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूं आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात मैं आपको बता रहा हूं आज। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारी कुछ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है। सबसे पहली है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? रेट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है आई फॉर एन आई। मैं क्यों तेरे से पैसे लूं? क्राइम करने के बाद मेरे पास खुद बहुत पैसे हैं, तूने मेरी आंख निकाली, मैं भी तेरी आंख निकालूंगा। ये हमारी हुई रेट्रीब्यूशन थ्योरी। फिर उसके बाद आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। खतरनाक को सोसाइटी से बचाओ, उसे जेल में ही परमानेंट बंद कर दो, प्रिवेंट द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट डेटरेंस थ्योरी। गिव द स्ट्रेंजेंट पनिशमेंट, उसे ऐसी सजा दो कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए सबके लिए, स्ट्रेंजेंट पनिशमेंट उसे दी जाए। फिर उसके बाद जो सोसाइटी में चेंज आए,
उसके बाद सोसाइटी में लगातार चेंज आए, सोसाइटी में रिक्वायरमेंट हुई, फिर हमारी आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी निकलकर। रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या बोलती है? रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी है वो हमारी बताती है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। सिन को हेट किया जाए, ना कि सिनर को। कि जो पर्सन है वो बाय बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता, वो कुछ एक्ट्स ऐसे हो जाते हैं उसके साथ कि वो क्रिमिनल बन जाता है। तो अगर इससे भी पहले की अगर मैं आपसे हिस्ट्री की डिस्कशन करूं, जो ये बेस था, ये बेस थे एक्चुअली, ये पनिशमेंट के हमारे बेस चलते थे पहले। तो इसका एक और बेस था जो कि था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। आई नो कि थोड़ा सा लेक्चर ये बोरिंग होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप एक पढ़ने के मोटिव से बैठे हैं, आपको ये इच्छा है कि भाई मुझे आईपीसी की हिस्ट्री पता हो, तो इस वीडियो को देखते रहें। तो हमारी है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उस टाइम ज्यादा फॉलो होती थी। ये भी एक बेस था जो कहता था कि जो करेगा वो भरेगा, जिसने किया है उसी को पनिशमेंट हो। गधे ने मुझे लात मारी, गधा पनिशमेंट लेगा, ना कि गधे का मालिक। घोड़े ने मुझे काटा है, घोड़े ने मुझे काटा है या घोड़े ने कोई क्राइम किया है, घोड़े को पनिशमेंट होगी। गधा मेरे खेत में आके खराब कर गया, गधे का कान काट दो। गधा फिर से ये क्राइम करता है किसी और खेत में जाकर, दूसरा कान काट दो। तो इसका एक केस था कि ये 1266 का केस है, 1266 का, जिसमें क्या था कि एक पिग ने चाइल्ड को बाइट कर दिया। पिग ने चाइल्ड को काट लिया, तो वो जो पिग था उसे जिंदा जला दिया गया। इसमें एक और केस था, 1389 का केस है, मजिस्ट्रेट ऑफ मोंटबार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपने सुना भी होगा अगर, तो जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर पता होना चाहिए कि एक ये मोंटबार का केस है 1389 का। इसमें क्या था कि घोड़े को डेथ पनिशमेंट दे दी गई थी क्योंकि उसने एक इंसान को लात मारी थी। ही किक्ड अ मैन, बिकॉज ऑफ दैट ओनली ही वाज गिवन द डेथ पनिशमेंट। तो ये हमारी बेसिकली चलती आ रही थी। लेकिन उस टाइम पे हमारा एक डार्क साइड भी था। डार्क साइड क्या था? उस टाइम पर बहुत कुछ चलता था सोसाइटी में, वर्ल्ड वाइड। वो क्या होता था कि जलता हुआ सिक्का आपके हाथ पर रख देते थे कि अगर ये हाथ आपका जल गया तो आप क्रिमिनल हो, अगर नहीं आपका हाथ बच गया तो आप सेफ हो। तो ये जो था कि एक रैशनल थॉट की कमी थी, एक बहुत ही ज्यादा बहुत कुछ होता था। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक प्रॉपर लेक्चर बनेगा उसके लिए। तो अब ये टॉपिक मैं यहां पर फिनिश करता हूं, अब ये मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।